स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कवर करेंगे, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। कब कम हो जाना? जब आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है और आप उस प्योर सॉल्वेंट में कोई सल्यूट मिलाकर अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए देखें फ्रीजिंग का डेफिनेशन क्या होता है। सो फ्रीजिंग इज द फिनोमेना इन विच अ लिक्विड is in equilibrium with its solid phase. At the freezing temperature, both the liquid as well as the solid is in equilibrium with the vapors. देखिए, लिक्विड और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम होता है और लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ वेपर्स। तो जो सॉलिड वाला पार्ट होगा वो भी इक्विलिब्रियम में होगा वेपर्स के साथ। सो लिक्विड एज वेल एज द सॉलिड is in equilibrium with the vapors. This implies that the vapor pressure of both the liquid and the solid are same at the freezing point. देखिए, लिक्विड का तो वेपर प्रेशर होता है, वो तो हम जानते हैं, पर जो सॉलिड होते हैं उनका भी कुछ वेपर प्रेशर होता है। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाता है, उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड और सॉलिड का सेम होता है। कब? At the freezing point. So freezing point, so there is a alternative definition of freezing point. Freezing point is the temperature when the vapor pressure of the liquid and solid are equal. So this is a definition of freezing point. Freezing point वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो। रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट अगर कम है, इस बात का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन को फ्रीज करना ज्यादा इजी है कि ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए, जैसे प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पर मान लीजिए हमने उस वाटर में 1 मोल सल्यूट मिला दिया, नॉन वोलाटाइल सल्यूट, जैसे शुगर मिला दी, उसमें 1 मोल शुगर आपने ऐड कर दी। तो 1 मोल शुगर ऐड करने से हमने बोला है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। यानी मान लो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम, यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए किसको फ्रीज करना ज्यादा आसान है? प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करना ज्यादा आसान है, इसको फ्रीज करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कम है ना। मतलब 0 डिग्री तक आपने ठंडा कर दिया, फिर भी फ्रीज नहीं कर पा रहे हो आप सोल्यूशन को, आपको और ठंडा करना पड़ेगा, -2 डिग्री तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रीज होगा। यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब है कि सोल्यूशन को फ्रीज करना इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करना। तो ये तो हमें समझ आ गया कि फ्रीजिंग पॉइंट कम है, मतलब सोल्यूशन को फ्रीज करना ज्यादा मुश्किल होता है। पर ऐसा क्यों? तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। On adding a non-volatile solute such as sugar, the freezing point of the solution decreases as compared to that of the pure liquid. ये तो क्लियर है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, ये तो हमें पहले ही पता है। तो ये वही चीज कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कम होता है एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड। बट इसका रीजन क्या है? बिकॉज the solid that separates out from both is assumed to be pure. इस लाइन का क्या मतलब है? The solid that separates out from both, both मतलब from solvent and from solution. तो अगर चाहे सॉल्वेंट को फ्रीज करो चाहे सोल्यूशन को फ्रीज करो, कुछ सॉलिड सेपरेट आउट होना चालू होगा। पहले लिक्विड था, फिर धीरे धीरे कुछ सॉलिड सेपरेट आउट होगा।
तो ये कह रहा है द सॉलिड दैट सेपरेट्स आउट फ्रॉम बोथ, यानी सॉल्वेंट से भी जो सॉलिड सेपरेट आउट होगा और सोल्यूशन से भी जो सॉलिड सेपरेट आउट होगा, इट इज अज्यूम्ड टू बी प्योर। आइए एक बार डायग्राम के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें कोई प्योर सॉल्वेंट रखा है, सपोज वाटर रखा है, तो इसमें वाटर पड़ा हुआ है। अब अगर वाटर को आप फ्रीज करोगे, प्योर वाटर को, तो देखेंगे धीरे धीरे सॉलिड पार्ट बनना चालू होगा, सॉलिड सॉलिड पार्ट्स आने लगेंगे जैसे जैसे फ्रीजिंग चालू होगी। तो अगर प्योर वाटर है तो जो सॉलिड वाला पार्ट है उसमें और कुछ तो होगा नहीं, उसमें भी क्या ही होगा, सिर्फ प्योर वाटर ही होगा, है ना। पर अगर सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब इस वाटर में क्या मिली हुई है, शुगर मिली हुई है। अच्छा, वाटर में शुगर मिला देते हैं तो ऐसे फिर शुगर के दाने तो नहीं दिखते हैं, पर फिर भी मैं बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि अब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में क्या है, कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी है, जैसे इसमें शुगर भी है। तो अब मान लीजिए इस सोल्यूशन को आप फ्रीज कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो इसमें से भी कुछ सॉलिड पार्ट अलग होगा, है ना। पर ये कह रहा है कि वी अज्यूम दैट ये जो सॉलिड पार्ट है इसमें सिर्फ द सॉलिड पार्ट इज अज्यूम टू बी प्योर। मतलब चाहे आप सॉल्वेंट को फ्रीज करो, चाहे आप सोल्यूशन को फ्रीज करो, ये जो सॉलिड पार्ट है इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होगा, अज्यूम टू बी प्योर, मतलब इसमें सिर्फ पानी ही होगा इस सॉलिड पार्ट में। सोल्यूशन को फ्रीज करोगे तो भी सॉलिड पार्ट में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ही होगा, ये जो सल्यूट है वो नहीं होगा। सो दिस मीन्स दैट व्हेन अ सॉल्यूशन इज फ्रोजन ओनली द लिक्विड फ्रीजेज आउट। तो ये लिक्विड इज फ्रीजिंग आउट ना, लिक्विड मतलब सिर्फ वाटर इज फ्रीजिंग आउट, लीविंग बिहाइंड द सल्यूट। तो जो सल्यूट है दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब शुगर जो है वो इसमें नहीं आएगी, इट विल बी लेफ्ट बिहाइंड, वो सोल्यूशन का ही पार्ट रहेगी। तो जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होगा भी तो भी इस सॉलिड पार्ट में सिर्फ पानी ही होगा, प्योर ही होगा। अच्छा, ऐसा होगा ये तो हमने मान लिया, क्योंकि ऑब्वियसली जो सॉलिड पार्ट है उसको फ्रीज करना उतना इजी नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट है जो फ्रीज होगा। पर ऐसा होने से फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम मतलब फ्रीज करना और मुश्किल क्यों हो जाता है सोल्यूशन को एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन को फ्रीज करना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। तो देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर आपको लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तो ये तो आप क्लास 5th में भी जानते थे कि सॉलिड इज मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब सॉलिड में कैसा है, ज्यादा ऑर्डर होता है, जबकि लिक्विड में ऑर्डर कम होता है। तो अगर आपको सोल्यूशन को फ्रीज करना है तो उसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को आपको ऑर्डर में लाना है, जबकि अगर सिर्फ सॉल्वेंट को फ्रीज करना है तो सॉल्वेंट तो बहुत सारा है और उसको ऑर्डर में लाना ज्यादा रिलेटिवली इजी होगा। पर सोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ सॉल्वेंट को इकट्ठा करके ऑर्डर में लाना ज्यादा मुश्किल होगा, और वो ज्यादा मुश्किल होगा इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम होगा प्योर सोल्यूशन का। सो दैट इज द रीजन कि प्योर सोल्यूशन में ऑर्डर में लाना सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सल्यूट मॉलिक्यूल्स भी बीच में अड़े हुए हैं। तो इनमें से सिर्फ सॉल्वेंट को ऑर्डर में लाना इज मोर डिफिकल्ट एंड देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन प्योर सॉल्वेंट। अभी हमने पढ़ा उसको हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है, किसी कर्व के रूप में बढ़ता है। कर्व की इक्वेशन क्या होती है, ln p2 by p1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर 1/t2 माइनस 1/t1। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। फिर अगर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करें
तो राउल्स लॉ में पढ़ा था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, या फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऐसा बनाया है आपने ग्राफ, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे नीचे बनाओगे। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर इक्वल। तो लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा, जिस टेम्परेचर पे इक्वल होगा, वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं प्योर सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट जब फ्रीज होगा तो वो क्या बनाएगा, सॉलिड सॉल्वेंट। और अगर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ की बात करें, तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से तो कम ही होगा। तो ये ग्राफ बता रहा है सॉलिड सॉल्वेंट वर्सेस टेम्परेचर का, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व। अब अगर सॉल्वेंट को फ्रीज होना है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है दैट शुड बी इक्वल टू सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है इस टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा, अगेन जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। पर सॉल्यूशन में से भी सॉलिड किसने बनना है, सिर्फ सॉल्वेंट नहीं बनना है, पूरे सॉल्यूशन सॉलिड तो होगा नहीं, ये हमने अभी समझा था। तो यहां पर भी हम सॉलिड सॉल्वेंट से ही कंपेयर करेंगे सॉल्यूशन का, ना कि सॉलिड सॉल्यूशन से। तो ये है सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, दोनों इक्वल कब हो रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा टी डैश एफ, ये टेम्परेचर क्या बता रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और अब आप ग्राफ से देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, यानी देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन एडिशन ऑफ सल्यूट। और ये जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, वो किसके बराबर होगा, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं डेल्टा टीएफ से। सो डेल्टा टीएफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टी डैश एफ है। तो बताओ कौन बड़ा होगा। अभी हमने देखा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, मतलब टीएफ बड़ा होगा टी डैश एफ से। सो देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होगा, टीएफ माइनस टी डैश एफ। टीएफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टी डैश एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा टीएफ या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे देखें, सिंस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट सरक गया था, कम हो गया था। तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। Since depression in freezing point is proportional to the decrease in vapor pressure, which in turn is proportional to the concentration of solute. Decrease in vapor pressure is proportional to concentration of solute, Raoult's law. So therefore, delta TF is proportional to molality, small m, where m is the molality of the solution. और हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा के एफ। के एफ को हम क्या बोलते हैं, के एफ इज कॉल्ड एज द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट।
तो ये इक्वेशन बहुत काम की है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ का नाम क्या होता है? मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ का एक और नाम भी होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो उसको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लिख देता हूं। मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी के एफ के बारे में, इसका एक और नाम भी होता है, वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब के एफ क्या है? इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट achieved when a solution of a non-volatile solute of concentration 1 molal is freezed या is frozen. Its units are Kelvin kg per mole. तो ये कहां से आया? फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी स्मॉल एम। तो मान लो अगर मोलालिटी 1 हो गई, तो मोलालिटी 1 होने पर जो डेल्टा टी एफ अचीव होगा वो के एफ के बराबर होगा। यानी के एफ कैसे डिफाइन किया? इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अचीव्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलल कंसंट्रेशन इज फ्रोजन। इसकी यूनिट्स क्या होंगी? केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। इसकी यूनिट है केल्विन, तो के एफ की यूनिट क्या होगी? केल्विन केजी पर मोल। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको के एफ की वैल्यू जनरली दी रहती है। अगर के एफ की वैल्यू नहीं दी है तो कभी कभी आपको के एफ की वैल्यू निकालनी भी पड़ सकती है। और के एफ की वैल्यू हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। के एफ इज रिलेटेड टू द मोलर इंथैल्पी। मोलर इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी ऑफ 1 मोल। इट इज रिलेटेड टू द मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एज। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। फ्यूजन इज सेम एज मेल्टिंग। तो के एफ क्या होगा? एम आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। जैसा हमने केबी के लिए फॉर्मूला देखा था, वहां पे क्या था? एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन, क्योंकि बॉइलिंग में वेपराइजेशन की इंथैल्पी आएगी और फ्रीजिंग में फ्यूजन की इंथैल्पी आएगी। ठीक है? फ्यूजन इज अपोजिट ऑफ फ्रीजिंग। फ्यूजन, सॉलिड का फ्यूजन करेंगे तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बनेगा। अब यहां पे देखिए m क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। tf is freezing point of pure solvent and delta H fusion is enthalpy of fusion of pure solvent. तो अब देखिए ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रही हैं। तो these values, the value of kf is only dependent on the solvent. It is not dependent on the solute. जैसे अगर आपने फिक्स कर लिया सॉल्वेंट, वाटर फिक्स कर लिया, तो वाटर में आप यूरिया मिक्स करो, ग्लूकोज मिक्स करो, शुगर मिक्स करो, NaCl मिक्स करो, उसका Kf का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला इन दिस टॉपिक एंड यू शुड रिमेंबर इट। अब कभी हमें ये फॉर्मूला यूज करके Kf की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि ये सब हमें SI यूनिट में लेना चाहिए। तो डेल्टा एच फ्यूजन की SI यूनिट क्या होती है? एंथैल्पी की SI यूनिट होगी जूल, तो ये हम लेंगे जूल में। TF हम लेंगे केल्विन में। R की वैल्यू भी जूल वाली ही लेनी पड़ेगी, मतलब R की वैल्यू क्या लेंगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। मॉलिक्यूलर वेट ये हम किस में लेंगे? जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18, तो इसको 18 ग्राम पर मोल होता है, तो 18 को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 18 बाय 1000 किलोग्राम पर मोल। और बेसिकली इस फॉर्मूला में वो जो 1000 आ रहा है वो इसी के लिए आ रहा है। तो अगर आप 1000 लिखकर फॉर्मूला याद कर रहे हो तो फिर आप 18 ही लिखे रहने दो, फिर आपको 18 बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है।
जब मैंने प्रीवियसली ये फॉर्मूला बताया था तो तब मैंने आपको ये कहा था कि इसको आपको डिवाइड बाय 1000 करना है, पर वो तब जब यहां पर 1000 ना लिखा हो। अगर 1000 लिखा हुआ है तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आप ग्राम पर मोल में ही लेते रह सकते हैं। मतलब अगर वाटर है तो यहां पर आपको सिर्फ 18 लिखना है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर रहे हो तो आपको फिर 18/1000 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1000 तो पहले ही कर दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट आप ग्राम पर मोल में लेते रहो, आर को जूल में, टीएफ को केल्विन में और डेल्टा एच फ्यूजन को जूल में। तो ये एक और फॉर्मूला है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव डन द क्वेश्चन। देखिए, अ मोटर व्हीकल इन रशिया has its radiator filled with 8 liter of water in which 2 liter of methyl alcohol was added। तो ये रशिया में ही क्यों लिया है? क्योंकि रशिया में बहुत ठंड पड़ती है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर जाते हैं। सो व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द व्हीकल कैन बी पार्क्ड आउटडोर्स without a danger that the water in radiator will freeze। अब नॉर्मली तो वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है, पर हमने क्या किया है, वाटर में मिथाइल अल्कोहल डालकर सोल्यूशन बना लिया है, और अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो कम होकर -5, -10 डिग्री, -20 डिग्री तक भी जा सकता है, और नीचे भी आप ले जा सकते हो। तो ये सोल्यूशन हमने इसलिए बनाया है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। मान लो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कम होकर -5 डिग्री हो गया, तो अब वो -5 डिग्री तक बर्फ नहीं बनेगा। और ठंडा अगर हो गया, -10 डिग्री हो गया, तो बर्फ बन जाएगा। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो कौन से टेम्परेचर तक फ्रीज नहीं होगा। तो देखिए, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं रखता हूं, बाकी आई एम रबिंग। 8 लीटर ऑफ वाटर है इन विच 2 लीटर ऑफ मिथाइल अल्कोहल वाज एडेड। और मिथाइल अल्कोहल की डेंसिटी कितनी दी है, 0.8 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम है 2 लीटर मिथाइल अल्कोहल की और डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वेट कितना हो गया मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल यहां पर सल्यूट है, वेट हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम है 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर, और डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वेट ऑफ सल्यूट इज 1600 ग्राम्स। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द व्हीकल कैन बी पार्क्ड आउटडोर्स विदाउट अ डेंजर दैट वाटर इन द रेडिएटर विल फ्रीज। मतलब लोएस्ट टेम्परेचर है, तो ये जो डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, कितना डिप्रेशन हो सकता है, 0 डिग्री तो होता है, तो हाउ मच इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, और के एफ कितना है 1.86। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए, सल्यूट के मोल होंगे, सल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मिथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो गए 1600 अपॉन 32 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, 8 लीटर ऑफ वाटर, और 8 लीटर ऑफ वाटर का वेट कितना होता है 8 किलोग्राम ही होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में मैं क्या लिख दूंगा 8। तो ये हमें मिल जाएगा डेल्टा टी एफ, व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी आती है 1.86 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 8।
तो आ जाएगा 11.625। अब ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सोल्यूशन का? देखो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो मान लेते हैं TF है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और T-F है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके बराबर होगा? डेल्टा TF के बराबर। और डेल्टा TF कितना है? 11.625। ये है प्योर सॉल्वेंट का, ये है सोल्यूशन का। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर है यहाँ पर सॉल्वेंट, तो ये तो 0 होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस T-F इज इक्वल टू 11.625। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट T-F वो कितना आ जाएगा? -11.625 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से कम है। वाटर का 0 है, सोल्यूशन का नेगेटिव में है, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, -11.625 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो सोल्यूशन है ये -11.625 डिग्री तक भी फ्रीज नहीं होगा। हाँ, उससे ज्यादा अगर ठंडा हो गया, मतलब और कम अगर हो गया टेम्परेचर, तो फिर तो ये सोल्यूशन भी फ्रीज हो जाएगा। So this is how we do questions. Practice more and more questions. That's it for this lecture. Next lecture में हम cover करेंगे the topic of osmotic pressure. Thank you.